हरे कृष्णा। आई एम डॉक्टर विक्रम प्रसाद, एसोसिएट प्रोफेसर। आज हम लोग पढ़ेंगे डिज़ाइन ऑफ फुटिंग। जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आरसीसी डिज़ाइन के लिए। तो व्हाट इज फुटिंग? इट इज़ द लोअर पार्ट ऑफ द फाउंडेशन विच इज कंस्ट्रक्टेड बिलो द ग्राउंड लेवल in solid surface. Purpose of footing: transfer the live load and dead loads of the structure to the soil over a large enough area so that neither the soil nor the building move, resist settlement and lateral movement. तो बेसिकली हम लोग जानते हैं कि जो लोड्स होते हैं, लाइव लोड और डेड लोड होते हैं, तो जो लोड होते हैं वो पहले स्लैब्स के थ्रू आपके बीम्स में जाते हैं, बीम्स के बाद फिर वो कॉलम्स में ट्रांसफ़र होते हैं, कॉलम्स में ट्रांसफ़र होने के बाद फिर वो क्या है कि फुटिंग में आते हैं। ठीक है ना। और फुटिंग का मेन पर्पस यही है कि जो भी लोड्स वहाँ पे आते हैं वो क्या करते हैं, उसे ट्रांसफ़र कर देते हैं टू दी सॉइल। क्या जैसा आप फिगर में देख रहे हैं कि बहुत सारे लाइव लोड डेड लोड हैं, वो फाउंडेशंस में आते हैं और उसके बाद वो फिर फुटिंग के थ्रू वो क्या हो जाते हैं, सॉइल में चले जाते हैं। ठीक है। तो हमें एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट जानना बहुत ज़रूरी है कि एक्चुअली बियरिंग कैपेसिटी क्या होता है। तो सॉइल बियरिंग कैपेसिटी, सेल्फ बियरिंग कैपेसिटी जो है, हमें ये ज़रूरत पड़ेगी डिज़ाइन में। तो बेसिकली द बियरिंग कैपेसिटी ऑफ ए सॉइल is defined as the capacity of the soil to bear the loads coming from the foundation. The pressure which the soil can easily withstand against load is called allowable bearing pressure. The safe bearing capacity of a soil should be determined on the basis of soil test data or by performing some field tests such as standard penetration test और plate load test. तो बेसिकली bearing capacity soil का क्या होता है कि वो कितना जो भी है लोड आपके फाउंडेशन से आ रहा है वो उसको बियर कर पा रहा है, उसको सह पा रहा है। ठीक है ना। तो उसके बेसिस पे जैसे बियरिंग कैपेसिटी अगर हमारा बहुत कम है सॉइल का, तो उसके हिसाब से हमें क्या है कि फाउंडेशंस का एरिया हमें इंक्रीज करना पड़ता है। ठीक है, ताकि जो लोड है वो इवनली एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, तो पार्टिकुलर कंसंट्रेटेड एरियाज में लोड ज़्यादा ना पड़े। नाउ टाइप्स ऑफ फाउंडेशन, बेसिकली दे आर टू टाइप्स ऑफ फाउंडेशन, दे आर शैलो फाउंडेशन एंड डीप फाउंडेशन। तो जैसा आप देख सकते हैं, ये शैलो फाउंडेशंस है और ये डीप फाउंडेशंस है। तो शैलो फाउंडेशंस के बहुत सारे पार्ट होते हैं, जैसे कि हम जानते हैं कि आइसोलेटेड फुटिंग होते हैं। ठीक है ना। जैसे देखिए इसमें आइसोलेटेड फुटिंग में देखिए यहाँ पे स्क्वायर फुटिंग है, सर्कुलर फुटिंग है और रेक्टेंगुलर फुटिंग है। ठीक है ना। और फिर कंटिन्यूस फुटिंग है। ठीक है ना। कंटिन्यूस में क्या होते हैं कि बहुत सारे जो कॉलम्स हैं वो कंटिन्यू में बनते हैं। एक फाउंडेशन बहुत लंबा होता है और उसमें अलग अलग फुट कॉलम्स रहते हैं, ठीक है ना, पार्टिकुलर डिस्टेंस में। कंबाइंड फुटिंग में बेसिकली जब एक फाउंडेशन में दो कॉलम्स होते हैं तो उसे हम कंबाइंड फुटिंग करते हैं। जहाँ पे दो आइसोलेटेड फुटिंग बनाने के पास हमारे पास एरिया नहीं है, और तो कंबाइंड फुटिंग में एडवांटेज है कि वो लोड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं और वो अच्छा लोड सह लेते हैं। ठीक है ना। डीप फाउंडेशन में पाइल फाउंडेशन, पियर फाउंडेशन, काइजेंस। ठीक है। तो ये जो है ये टॉपिक मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ रिगार्डिंग टाइप्स ऑफ फाउंडेशन। तो हमारे लिंक में आप जाकर के उसको डिटेल स्टडी कर सकते हैं। तो बेसिकली स्ट्रक्चरल डिजाइन ऑफ द फुटिंग, जैसा हमने आपको स्टार्टिंग में बताया कि जैसे कि ये आपका लोड है, ग्रेविटी लोड आ रहा है या लाइव लोड आ रहा है, अलग अलग लोड्स हैं, लाइव लोड, डेड लोड वगैरह। तो स्लैब्स में आए ना, जैसे मान लीजिए ये स्लैब है, स्लैब्स के थ्रू वो क्या हुआ, ये बीम में ट्रांसफ़र हो रहा है ना, लोड जो है वो हॉरिजॉन्टली बीम ट्रांसफ़र करता है टू दी कॉलम्स। ठीक है ना। फिर कॉलम से क्या हो रहा है, ये कॉलम से फिर ये फाउंडेशंस में जा रहे हैं। ठीक है ना। फाउंडेशंस में जा रहे हैं तो ये बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल है, तो उस फाउंडेशंस के थ्रू वो क्या होता है, वो फिर सॉइल में ट्रांसफ़र हो जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं आप, लोड है रूफ, फिर रूफ स्लैब में आते हैं, फिर बीम के थ्रू कॉलम में जाते हैं, फिर कॉलम से फिर फाउंडेशन जाते हैं, फाउंडेशन से के थ्रू वो क्या हो जाता है, सब सॉइल में चले जाते हैं। तो डिजाइन कंसिडरेशंस में बेसिकली हमारे लिए
हमने जब भी डिज़ाइन किया है, बीम डिज़ाइन किया है, तो हर जगह पे हमें स्फीयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट को के जो एक्शंस है उसको हमें न्यूट्रलाइज करना पड़ता है रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करके, या डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ दी स्ट्रक्चर्स जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं ना, वो देने के बाद हमें क्या है, जो भी लोड्स आ रहे हैं उसको हमें सेटिस्फाई करना पड़ता है। तो बेसिकली यहाँ पर भी शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट के ही क्राइटेरिया को हम सेटिस्फाई करेंगे। यहाँ पर जो है शियर फोर्स जो है वो दो तरह से हमें उसको सेटिस्फाई करने पड़ते हैं। क्रिटिकल जो शियर होते हैं उसको हमें चेक करना पड़ता है। फॉर वन वे शियर, जैसा कि हम लोग जानते हैं वन वे स्लैब में भी जानते हैं, उसी तरह से वन वे शियर है जिसमें वन साइडेड रहता है, लेंथ उसका ज़्यादा होता है उस तरह के फाउंडेशन का, तो वहाँ पे वन वे शियर। और टू वे शियर्स के लिए भी तो जो हमारा IS 456 है उसमें स्पेसिफिकली आपको जो है क्रिटिकल एरिया स्पेसिफाई किए गए हैं, है ना। तो उसी क्रिटिकल एरियाज में हमें उसको सेटिस्फाई करना है, ठीक है ना। क्रिटिकल एरिया को आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद देखना है कि उसमें वो सेटिस्फाई आ रहा है कि नहीं। टाउ भी जो है, जो नॉर्मल शियर फोर्स है, वो हमारा टाउ सी जो है अलाउएबल शियर स्ट्रेस के कम होता है या नहीं होता है। इन वन वे शियर द शियर फोर्स to be resisted is the sum of the upward forces in the foundation area from the critical section to the edge of the footing। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, तो यहाँ पे जो शियर फोर्स होता है, तो बेसिकली जो अपवर्ड फोर्सेस आते हैं क्या इन दी फाउंडेशन, उसको क्या है वो पर्टिकुलर क्रिटिकल सेक्शन में कितना आता है उसको हमें बेसिकली वहाँ पे चेक करना रहता है, ठीक है। तो टाउसी जो है आपका टाउसी इक्वल टू बी अपॉन बी डी, और टाउ भी होता है व्यू अपॉन बी डी। तो ये हम टाउसी जो है वो हम डायरेक्टली टेबल से हम चेक कर लेंगे, टाउसी जो है हमारा टेबल कोड में, और टाउसी जो हम जो है कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद हमसे देखेंगे कि ये जो एक क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। सिंपली टू वे शियर, दिस इंडिकेट्स द टेंडेंसी ऑफ कॉलम टू पंच थ्रू द फुटिंग स्लैब। दिस टाइप शियर also occurs around the flat slab around the supporting columns. According to the IS 456, punching shear has to be checked along the surface of the truncated cone around the column load, called critical perimeter. It should be at a distance of d/2 from the column face. And the maximum value of shear stress in LSM according to IS 456 clause 13.6.3.1 is taken to be 0.25 FCK। ठीक है ना। तो ये वैल्यूज जो है हमें उसको टाउसी का जो वैल्यू है इतना लेकर के हम उसको सेटिस्फाई करना है। तो बेसिकली इसमें भी आपको जो है आपका क्रिटिकल सेक्शंस हमें कोड में दिया गया है, तो हम पर्टिकुलरली कॉलम सेक्शन से d/2 डिस्टेंस थ्रू आउट हम लेते हैं, और वो जो उसके बाद का जो डिस्टेंस है उसी को हम कहते हैं क्रिटिकल सेक्शन, है ना। वहाँ पे हम जो है नॉमिनल शियर फोर्स निकालते हैं, सॉरी नॉमिनल शियर स्ट्रेस निकालते हैं, और फिर जो हमारा एक्चुअल शियर अलाउएबल शियर स्ट्रेस है उससे मैच करते हैं, फिर वहाँ पे देखते हैं कि वो सेटिस्फाई कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे पंचिंग शियर, बेसिकली पंचिंग शियर होता क्या है, देखिए यहाँ पे देखेंगे ये क्रैक्स आपको दिख रहे हैं यहाँ। तो बेसिकली क्या करता है, कॉलम्स क्या करना चाहते हैं, कॉलम्स जो हैं जिस उसके पास बहुत हैवी लोड आ रहा है, तो वो फुटिंग्स के थ्रू अंदर जाना चाह रहे हैं, पंच मार करके उसको अंदर घुसना चाह रहे हैं, ठीक है ना। अगर हम फुटिंग प्रॉपर्ली डिजाइन नहीं करेंगे तो वो क्या है, कॉलम अंदर चला जाएगा। इसके लिए ही हमें प्रॉपरली फुटिंग को डिजाइन करना पड़ता है, ताकि वो जो कॉलम है फेल ना हो और फुटिंग्स के अंदर ना चला जाए, ठीक है ना। नहीं तो पूरा क्या है आपका स्ट्रक्चर फेल हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से क्रैक्स डेवलप होते हैं पंचिंग शियर में। देखिए वो जो है जब कॉलम का लोड हैवी आएगा तो उसको वो क्या करते हैं, सेपरेट आउट करना चाहते हैं, तो इससे के कारण आपका जो है लोड के कारण आपका क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं। सिमिलरली अगर हम बेंडिंग मोमेंट की बात करेंगे तो यहाँ पर भी एक क्रिटिकल सेक्शंस डिफाइन किए गए हैं हमारे IS 456 के थ्रू। तो वो जो डिस्टेंस होता है वो आपके कॉलम फेस से लेकर के, ठीक है ना, कॉलम फेस से लेकर के आपका एंड ऑफ द फुटिंग तक का जो सेक्शन है उसे हम क्रिटिकल सेक्शन कहते हैं फॉर दी बेंडिंग मोमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। जैसा आप देख सकते हैं ये आपका जो सेक्शन है हमने हैश करके रखा है ब्लू कलर से, तो दिस इज योर क्रिटिकल सेक्शन। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें जो है प्रेशर्स निकालने पड़ते हैं। जब हम उसको क्वेश्चन क्या में आगे बढ़ेंगे तो हमें ये थ्रू आउट जो है फुटिंग में कितना प्रेशर
फोर्स लग रहा है, प्रेशर लग रहा है, ठीक है ना, तो दैट इज पी न्यूटन पर एम एम स्क्वायर, ठीक है ना। वो हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ाएंगे कि वो प्रेशर कैसे कैलकुलेट करना है। टोटल जो आपका फुटिंग एरिया है उसमें जो अल्टीमेट लोड लगता है, अल्टीमेट लोड को अगर हम एरिया से डिवाइड कर दें तो आपको क्या है कि वो प्रेशर आ जाते हैं। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, हमें बेंडिंग मोमेंट एक्स एक्स के अबाउट कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। ये आपका एक्स एक्सिस है, इसके अबाउट हमें क्या करना है, बेंडिंग मोमेंट निकालना है इस पार्टिकुलर एरिया के लिए। तो देखेंगे ध्यान से, ये डिस्टेंस क्या है आपका b माइनस डी बाई टू है। कैसे होगा ये डिस्टेंस, ध्यान से समझेंगे। यहाँ से जो है ये डिस्टेंस जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये जो डिस्टेंस है वो क्या है आपका b बाई टू है। टोटल b है तो इसका हाफ हम लेंगे, सेंटर से एंड तक क्या हो जाएगा आपका b बाई टू हो जाएगा, ठीक है ना। और ये जो डायमेंशन है कॉलम का ये d है, तो अगर हम इसका हाफ लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका d बाई टू, ठीक है। तो हम देखेंगे हमें ये हैश वाला सेक्शन चाहिए, तो b बाई टू माइनस डी बाई टू कर देंगे तो हमारा ये सेक्शन आ जाएगा ना। b बाई टू क्या है, यहाँ से लेकर के एंड तक है, और d बाई टू क्या है, यहाँ से यहाँ तक है। तो ये b बाई टू माइनस डी बाई टू कर देंगे तो हमें ये जो है आपका लेंथ मिल जाएगा। तो हम जानते हैं, हम लोगों ने कैलकुलेट करा है, बहुत सारे बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करा है। तो यहाँ पे देखेंगे इस पॉइंट के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट अगर हमें मोमेंट निकालना है तो ये लेंथ हमको दिया हुआ है और ये प्रेशर दिया हुआ है हमारा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रेशर इनटू जो ये लेंथ है, ठीक है ना, उससे मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे अगर मान लीजिए ये लेंथ एल होता है, ठीक है ना, तो अगर पी को हम एल से मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले, ठीक है ना, उसके बाद फिर उसके सेंट्रोइड से हम मल्टीप्लाई करेंगे ना। तो पी इंटू एल बाई टू, ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा आपका पी एल स्क्वायर बाई टू हो जाएगा। पी इंटू एल बाई टू क्या हो जाएगा आपका पी एल स्क्वायर बाय टू हो जाएगा, ठीक है। तो एल हमने आपको बताया कितना है, बी माइनस डी बाई टू है, तो इसको हम पुट कर देंगे तो वी विल गेट दिस वैल्यू। तो यहाँ पे हमारा एक्स एक्सिस के अबाउट हमें क्या होगा, टोटल मोमेंट निकल जाएगा, ठीक है ना। और बेसिकली हम लोग यहाँ पे 1 मीटर लेंथ के लिए हम यहाँ पे डिजाइन करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं आप न्यूटन पर एम पर है, ठीक है ना, तो यहाँ पे 1 मीटर से पहले मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका वो मोमेंट का यूनिट आ जाएगा। और फिर उसके बाद हम जो है मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मोमेंट का यूनिट आ जाता है ना। सर यहाँ पे अगर हम मीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा आपका यूडीएल का आ जाएगा, पर मीटर लेंथ में कितना वेरी कर रहा है, और उसके बाद फिर हम उसको मोमेंट में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। फर्दर हम देखेंगे सर। आप एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, जैसे कि कोई भी यूनिवर्सिटी एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है कि डिज़ाइन स्टेप्स आपको याद होने चाहिए, ठीक है ना। डिज़ाइन स्टेप्स आपको पता होना चाहिए कि कैसे हमें उसको कैलकुलेट करना है, अकॉर्डिंगली फिर हम उसको डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। तो आपको जब भी क्वेश्चन दिया रहेगा तो आपको उसमें लोड पता रहेगा, ठीक है ना, कि कितना लोड उस कॉलम्स के थ्रू उस फुटिंग में आ रहा है, ठीक है ना। तो हमें क्या है, मान लीजिए कि पी लोड जो है आपको दिया हुआ है, पी जो है आपका लोड आ रहा है कॉलम्स के थ्रू फाउंडेशन या फुटिंग में आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, कॉलम्स के थ्रू अगर मान लीजिए हम समझते हैं यहाँ पे आ रहा है, तो इसमें हम क्या करते हैं, सेल्फ वेट जो होता है फाउंडेशंस का उसको हम ऐड करते हैं, ठीक है ना। तो जनरली जो फाउंडेशन का सेल्फ वेट है वो हम 10% लेते हैं, ठीक है ना। तो 10% अगर हम कैलकुलेट करें तो क्या हो जाएगा, 10/100 इंटू पी, तो आपका 0.1 पी हो जाएगा। तो उसको हम क्या करेंगे, टोटल लोड जो आएगा डब्लू उसको में हम ऐड कर देते हैं, ठीक है ना। तो आपका क्या हो जाएगा 1.1 पी हो जाएगा। तो अब हमने क्या किया, लोड निकाल लिया। लोड निकालने के बाद अब क्या करेंगे, हमारा सबसे पहला पर्पस होता है एरिया कैलकुलेट करना, ठीक है। हम जानते हैं कि डिजाइन जब भी हम करते हैं तो हमें क्या क्या कैलकुलेट करना है, कि उसके डायमेंशंस कैलकुलेट करने हैं, लेंथ ब्रेथ क्या होगा, उसका डेप्थ हम कैलकुलेट करेंगे, कितना डेप्थ होगा फाउंडेशंस का, और साथ में उसके स्टील के जो स्पेसिफिकेशंस हैं, एरिया ऑफ स्टील कितना होगा और कितने स्पेसिंग में हम डालेंगे उसको हमने देखना है। और उसके बाद जो भी आपके कंडीशंस हैं, सर्विसिबिलिटी कंडीशंस जो हैं उसको हमें सेटिस्फाई करने रहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें क्या हो गया, आपका लोड आ गया। तो अब हमें क्या करना है, एरिया ऑफ फुटिंग निकालना है। एरिया ऑफ फुटिंग के लिए आपको ये डब्लू 1.1 पी है, ठीक है ना, और आपको ये सेप बियरिंग कैपेसिटी या सॉइल बियरिंग कैपेसिटी आपको दिया रहेगा क्वेश्चंस में, पर्टिकुलर उस सॉइल का कितना कैपेसिटी है, बियरिंग कैपेसिटी। तो उसके बेसिस पे हम जब उसको डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, आपको उसका उस फुटिंग का एरिया मिल जाएगा,
ठीक है ना। जैसे अगर सॉइल का एरिया अगर सॉइल का अगर जो बियरिंग कैपेसिटी है वो बहुत कम रहता है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें एरिया को बढ़ाने की जरूरत है। ये जो एरिया है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसबीसी, तो हमें उसे क्या करना पड़ेगा, एरिया को इंक्रीज करना पड़ेगा, तभी जाके वो हम सेटिस्फाई कर पाएंगे, नहीं तो क्या वो फेल हो जाएगा स्ट्रक्चर। ठीक है, ये भी ध्यान दें, आपका जो है एरिया जो होता है यहाँ पे वो एसबीसी से आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, तो हमें जो एरिया का मिल गया है, एरिया ऑफ फाउंडेशन फुटिंग का मिल गया, तो अगर हमारे पास जो फुटिंग है वो आपको दिया हुआ है कि स्क्वायर फुटिंग है, स्क्वायर फुटिंग है, तो हमें पता है स्क्वायर का फॉर्मूला क्या आता है, दैट इज साइड स्क्वायर। साइड स्क्वायर होगा तो उसके बाद हम क्या करेंगे, एरिया आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे, साइड स्क्वायर इजकल टू एरिया, तो आपको एस निकल जाएगा √अंडर ए। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में जो है आपका लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ है कि आपका रेक्टेंगुलर फुटिंग है, ठीक है ना, तो अगर रेक्टेंगुलर फुटिंग है तो आपको वहाँ पे लेंथ या ब्रेथ का एक डायमेंशन जनरली दिए हुए रहते हैं। अगर ऐसा दिया रहता है तो हम क्या करेंगे, अगर लेंथ दिया है तो फिर हम L/B इक्वल टू एरिया करके तो वहाँ से हम क्या करेंगे, ब्रेथ निकाल लेंगे। ठीक है ना, तो ये भी पर्पज सॉल्व हो जाएगा हमारा। लेकिन अगर कुछ कुछ क्वेश्चन में क्या होते हैं कि हमें लेंथ ब्रेथ कुछ भी नहीं दिया रहता है, तो उस केसेस में हमें क्या करते हैं, जो हमारे पास कॉलम का सेक्शन दिया रहता है, कॉलम का साइज दिया रहता है, तो कॉलम के साइज को हम क्या करते हैं, उसी का रेशियो ले लेते हैं और उसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, फाउंडेशन का जो लेंथ ब्रेथ है वो हम कैलकुलेट करते हैं। जैसे मान लीजिए कि कॉलम का रेशियो जो है, जो डायमेंशन है आपके कॉलम का 300/400 है, ठीक है, तो रेशियो क्या होगा, 3:4 हो जाएगा। जब रेशियो 3:4 होगा तो हम भी लेंथ और ब्रेथ को क्या ले सकते हैं, पर्टिकुलर 3 के या 4 के ले सकते हैं, और उसके बाद हम इसको सॉल्व करके आसानी से जो है उसके डायमेंशंस को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब हमारा क्या हो गया, डायमेंशंस मिल गए, चाहे वो स्क्वायर हो चाहे रेक्टेंगुलर हो, तो हमें लेंथ और ब्रेथ मिल गया है। फर्दर अब हमें क्या करना है, उसके डेप्थ निकालने हैं और उसके स्टील्स के बारे में बताना है, और उसका फर्दर जो है आपको चेक करने हैं कि हाँ ये सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर पा रहा है। तो उसके बाद हमारा जो पर्पस है दैट इज बेंडिंग मोमेंट प्रेशर हमें कैलकुलेट करना है। यहाँ पर देख सकते हैं आप बेंडिंग मोमेंट प्रेशर। तो बेंडिंग मोमेंट प्रेशर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब जैसे देखिए हमें जो है डिज़ाइन कंसिडरेशन करना है हमें, तो हम वहाँ पे क्या करते हैं, अल्टीमेट लोड लेते हैं, ठीक है ना, जो पर्टिकुलर हर फुटिंग में कितना प्रेशर है उसमें अप्लाई होगा, तो हम क्या करेंगे, जो डिज़ाइन लोड है उसको हम क्या करेंगे 1.5 टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें वो क्या मिल जाएगा, अल्टीमेट लोड मिल जाएगा। अल्टीमेट लोड मिलने के बाद उसको हम क्या करेंगे, एरिया से डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। जो हमने फर्दर जो फाइनल हमने जो एरिया लिया है फाउंडेशन का दैट इज PU/A, तो वहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, हमें बेंडिंग मोमेंट प्रेशर मिल जाएगा। फिर उसके बाद फैक्टर्ड मोमेंट निकालना है, ठीक है ना। मोमेंट कितना होगा तो हमने आपको बताया था क्रिटिकल सेक्शन से एनर्जी इतना कैलकुलेट होते हैं, V1/T का होल स्क्वायर अपॉन 2। यहाँ से हम इसको क्या करेंगे, मोमेंट निकाल लेंगे। मोमेंट निकालने के बाद इफेक्टिव डेप्थ हम जानते हैं IS 453 ने दिया है कि लिमिटिंग मोमेंट के लिए हमें D निकालना है, ठीक है ना। तो M= 0.138 FCK BD²। तो यहाँ से हमारा D निकल जाएगा, और D का जो वैल्यू होता है उसको जनरली हम 1.75 से 2 टाइम्स ज़्यादा लेते हैं। उससे क्या होता है कि उससे हमारा जो शियर फेलियर होने के चांसेस होते हैं वो मिनिमाइज हो जाते हैं, इसलिए हम वो ज़्यादा लेते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद जब हमारे पास वो इफेक्टिव डेप्थ आ गया, इफेक्टिव डेप्थ आने के बाद हमारा क्या हो जाएगा कि एरिया ऑफ टेंशन रिइंफोर्समेंट निकाल सकते हैं। तो ये फॉर्मूला आपके कोड में दिया है, M=0.87 FY/ASTD 1 - AST FY/BDFC। तो यहाँ ये फॉर्मूला क्या लगाने से हमें क्या है कि हम यहाँ से आसानी से AST कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे जब हम वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारा AST का जो फॉर्मूला है वो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम साइंटिफिक कैलकुलेटर से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो जो भी पर्टिकुलर डायमेंशंस के लिए आएंगे वैल्यूज, तो हम उसको क्या करेंगे फिर 1 मीटर स्पैन के लिए हम यहाँ पे उसको ले लेंगे कि हाँ 1 मीटर में कितना है, उसके बाद फिर हम उसका स्पेसिंग आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है ना। स्पेसिंग निकाल लेंगे इस फॉर्मूला से, ठीक है ना। जो आपका जो भी डाया आप यूज़ करोगे बार का, उसका पहले एरिया निकालना है, दैट इज स्मॉल ए एस टी निकालने के बाद फिर उसको जो है 1000 AST अपॉन कैपिटल AST डिवाइड कर देंगे, वहाँ पे आपको ये स्पेसिंग मिल जाएगा, ठीक है। ये जब स्पेसिंग मिल गया, अब हमें क्या है कि सर्विसिबिलिटी देखना है, सीयर जो 1/2 सीयर है उसको चेक कराना है, कि देखना है कि वो उसको सेटिस्फाई कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, जो हमने D लिया है, ठीक है ना। तो
वन वे शेयर के लिए हमने आपको बताया था कि क्रिटिकल सेक्शंस होते हैं डी डिस्टेंस पे, फेस के डी डिस्टेंस पे होता है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपका कॉलम है, कॉलम से डी डिस्टेंस पे लेना है। डी क्या है आपका, स्मॉल डी, डी इज द इफेक्टिव डेप्थ, ठीक है ना। ये एग्जांपल है 0.5 मीटर। तो इफेक्टिव डेप्थ लेंगे हम डी, और उसके डिस्टेंस पे जो जाएंगे तो दिस इज योर क्रिटिकल सेक्शन ना। अगर स्क्वायर फुटिंग हम डिज़ाइन कर रहे हैं तो वहाँ पे तो आपको दोनों डायमेंशन सेम मिलेंगे, लेकिन अगर जो है आपका रेक्टेंगुलर सेक्शन है तो दोनों डायमेंशन अलग अलग होंगे, तो हमें दोनों का वन वे शेयर कैलकुलेट करके शो करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे जो आपका शेयर फोर्स आता है व्यू कितना होगा। तो जैसा हमने आपको बताया था कि जो प्रेशर्स आ रहे हैं वो आपका मान लीजिए स्मॉल पी आता है थ्रू आउट द फुटिंग, तो उसको अगर हम एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे इस क्रिटिकल सेक्शन के एरिया से, तो हमें क्या मिल जाएगा, आपको शेयर फोर्स मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे ये मान लीजिए अगर ये बी है, ठीक है ना, बी डायमेंशन है, और आपका ये जो लेंथ दिया है ये एल है, टोटल एल है, इसको हम हाफ करेंगे, ठीक है ना, तो ये कितना हो जाएगा आपका L/2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये सेंटर से अगर हम बात करें तो ये कितना हो जाएगा, L/2 हो जाएगा, और ये टोटल डी है तो ये कितना हो जाएगा, हाफ क्या हो जाएगा, D/2 हो जाएगा, ठीक है। तो हमें तो ये होगा L/2 माइनस डी, तो हमें कितना इतना आया, इसमें से अगर हम डी भी माइनस कर देंगे तो हमें ये क्रिटिकल सेक्शंस का एरिया मिल जाएगा, ठीक है। तो उसको अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं अपवर्ड प्रेशर फोर्स से, तो लेंथ इंटू ब्रेथ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वी विल गेट दी शेयर फोर्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम शेयर फोर्स कैलकुलेट कर लेंगे इस फॉर्मूला से, L-D/2 माइनस डी, ठीक है ना। ये इसको ध्यान से समझेंगे, इसमें कन्फ्यूजन होता है बच्चों को, तो ध्यान से देखिएगा। ये क्या है आपका, ये L/2 है, यहाँ से लेकर एंड तक L/2 है, और ये क्या है आपका, यहाँ से यहाँ तक D/2 है, ठीक है, और ये आपका क्या है, D है। तो L/2 माइनस डी आपको यहाँ तक आया, यहाँ से फिर हमें क्या करेंगे, और ये जो है आपका D माइनस कर देंगे तो हमारा ये वाई सेक्शन आ जाएगा, ठीक है ना। ये एक्स सेक्शन जो है आपका, ये जो है बता रहा है ये आपका बेंडिंग मोमेंट का क्रिटिकल सेक्शन बता रहा है, और ये वाई सेक्शन जो है आपका और शेयर फोर्स का क्रिटिकल सेक्शन बता रहा है। ये दोनों को आपको सेटिस्फाई करना है, ठीक है। उसके बाद हमें टाउ भी निकाल लेंगे, नॉमिनल शियर स्ट्रेस टाउ भी इक्वल टू व्यू अपन BD निकल जाएगा। और फिर हम क्या करेंगे, इस जो टेबल है टेबल नंबर 19 से IS 4566 में दिया है, इसके बेसिस पे हम क्या है कर सकते हैं, आसानी से 100 AST अपॉन BD निकाल देंगे। निकालने के बाद यहाँ पे देखेंगे कि टाउ सी कितना आ रहा है, फिर उसके बाद हम दोनों को चेक करेंगे कि टाउ सी का वैल्यू जो है वो टाउ वी से कम है कि नहीं है। अगर टाउ वी से कम है, टाउ वी जो है वो कम है टाउ सी से, दैट मीन्स जो हमने डिज़ाइन किया है वो क्या है सही किया है। लेकिन अगर मान लो वो नहीं सेटिस्फाई कर पाता है तो हमें वो क्या करना पड़ेगा, तो फिर से रीडिज़ाइन करना पड़ेगा, ठीक है। फर्दर अब हमें क्या करना है, टू वे शियर को सेटिस्फाई करना है, देखना है कि जो हमने जो फुटिंग का डिज़ाइन डायमेंशंस डिसाइड किया है क्या वो टू वे शियर में वे सेफ्टी भी प्रोवाइड कर रहा है नहीं कर रहा है। नहीं तो आपको IS 456 में बताया गया है कि जो कॉलम सेक्शन है उसके बोथ साइड में D/2 लेते हैं, ठीक है। बोथ साइड में क्या करेंगे हम, D/2 डायमेंशन से लेते हैं। D/2 लेने के बाद ये जो आपका ब्लू इसमें दिख रहा है, ये जो ब्लू एरियाज है, दिस विल बी योर क्रिटिकल सेक्शन, ठीक है ना। तो ये क्रिटिकल सेक्शन का हमें क्या करना पड़ेगा, वो सेटिस्फाई करके देखना पड़ेगा कि हाँ इसका जो आपका नॉमिनल शियर आ रहा है वो क्या टाउ से कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर कम हो रहा है तो दैट मीन्स यू आर सेटिस्फाइंग द क्राइटेरिया, ठीक है। तो हमें सबसे पहले ये जो आपका क्रिटिकल सेक्शन है उसका क्या करना पड़ेगा, आपको शेयर फोर्स निकालना पड़ेगा। तो शेयर फोर्स करने के लिए हमें ये पहले इसका एरिया निकालना पड़ेगा, ब्लू वाला जो है। तो एरिया के लिए क्या करेंगे, हम जानते हैं हमने बहुत सॉल्व किए हैं इस तरह के क्वेश्चन 9th क्लास के मेंसुरेशन में। तो ये क्या होता है, अगर हम टोटल एरिया में से, ठीक है ना, टोटल एरिया में से आपको ये अगर वाइट वाले एरिया को माइनस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा। तो टोटल एरिया लेंथ हम ब्रेथ हमें पता है फुटिंग का, और ये कॉलम का साइज पता है, दोनों में अगर हम ये ऐड कर देंगे D/2 ये हमें ये मिल जाएगा लेंथ, और इसका इधर भी ऐड कर देंगे तो मिल जाएगा। तो अल्टीमेटली हमें एरिया मिल जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं VU = P जो आपका प्रेशर हमने निकाला है ऑलरेडी, वो क्या हो जाएगा आपका टोटल एरिया ऑफ द फाउंडेशन माइनस 0.4 प्लस 0.5। यहाँ पे हम एक एग्जांपल लिए, अगर ये 0.4 डायमेंशन है इसका, 0.5 इसका डायमेंशन है, D है, ठीक है ना। D क्या है आपका 0.5 अगर लेते हैं ना, दोनों सब्जेक्ट D ले रहे हैं, D/2 तो टोटल 0.5। तो यहाँ से हमारा एरिया निकल जाएगा ब्लू शेडेड एरिया का। और फिर नॉमिनल शियर स्ट्रेस हम निकाल लेंगे, टाउ भी = VU/V0 D। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे
वन वे शियर में जो है हमें हमेशा वी जो होगा आपका बी 1 मीटर होता है 1000 mm। यहाँ पर हम बात करेंगे बी नोट क्या है, तो बी नोट जो है आपका क्रिटिकल सेक्शन जो है जो पेरीमीटर इतने में एक्ट कर रहा है, ठीक है ना। पूरा ये जो है आपका ये पूरा क्रिटिकल सेक्शन है, तो हम क्या करेंगे इसका पेरीमीटर निकालेंगे और जो इफेक्टिव डेप्थ है अंदर का, क्योंकि शियर हो रहा है तो शियर क्या है उसको पुश करना चाहता है, तो डेप्थ बी इंटू डी इफेक्टिव डेप्थ जो है नीचे का उसको हम कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो टोटल पेरीमीटर आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। बी नॉट अगर ये डी है, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा इसका पेरीमीटर दोनों साइड से जोड़ दिए तो डी प्लस डी। अब ये क्या अगर स्क्वायर फुटिंग है तो सभी सेम हो जाएगा, नहीं तो क्या आसानी से अगर रेक्टेंगुलर भी है तो एल प्लस बी, तो इसे हम 2 इंटू एल प्लस बी हमें पता है पेरीमीटर का रेक्टेंगुलर का, इस तरह से हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। और मैक्सिमम शियर स्ट्रेस जो परमिटेड है एज पर IS 456 दैट इज योर 0.25 रूट अंडर FCK। तो अगर ये सेटिस्फाई हो गया दैट मीन्स आसानी से अपन क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। फिर इसके बाद डेवलपमेंट लेंथ हम प्रोवाइड करते हैं बोथ कॉलम में और फुटिंग में भी। तो फॉर Fe415 स्टील एंड M20 कंक्रीट द वैल्यू सब्स्टिट्यूटेड इक्वेशन एंड LD इक्वल टू 37.6 डाया। तो अप्रोक्सीमेटली हम जो है जो डाया प्रोवाइड करते हैं वो 40 mm जो है 40 डाया इन mm 40 इंटू डाया इन mm जो भी आप रिइंफोर्समेंट यूज करते हैं उसको हम लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से अपन इसको सेटिस्फाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अब हम एक एग्जांपल लेते हैं छोटा सा, तो आसानी से आपको वो समझ में आएगा। रिइंफोर्समेंट डिटेल यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूडनल डायमेंशन है, रेड और ब्लू में हमने शो किया है। यहाँ पे आप इसमें स्पेसिंग लिख देंगे, यहाँ जैसे मान लीजिए 16 mm डाया, ठीक है ना, एट द रेट 100 mm सेंटर टू सेंटर, इस तरह से लिखते हैं, आपको पता है, ठीक है। मान लीजिए 12 mm डाया है या 16 mm जो भी है डाया है 12 mm, तो mm नहीं लिखते हैं, एट द रेट में वो काउंट हो जाता है 12 mm एट द रेट 100 mm सेंटर टू सेंटर, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे इसमें ये आपका प्लान व्यू है या टॉप व्यू है ये फाउंडेशन का, और ये जो है आपका साइड एलिवेशन व्यू है, ठीक है, या साइड व्यू। यहाँ पे देखेंगे इसमें देखिए ये कॉलम है, इसमें आपके स्टीरअप्स लगे हुए हैं, ठीक है ना, स्टीरअप्स या रिंग हम लोग कहते हैं, ये लगे हुए हैं। और ये आपका जो है फाउंडेशन बार्स है, और नीचे में कवर ब्लॉक है। इफेक्टिव डेप्थ में कवर ऐड कर देते तो हमें क्या होता है ओवरऑल डेप्थ मिल जाता है फाउंडेशन का, ठीक है। तो इसके बेसिस पे अपन देख सकते हैं रीइंफोर्समेंट दिया हुआ है। और ये आपका डेवलपमेंट लेंथ ऑफ द कॉलम में हम एक्स्ट्रा डेवलपमेंट लेंथ देते हैं ताकि वो फाउंडेशन के साथ अच्छे से वो बाइंड हो जाए, ठीक है। और ये यहाँ पे आपका ये फाउंडेशंस को भी हम देते हैं डेवलपमेंट लेंथ क्या, ताकि वो भी जो है दोनों साइड के जो जाली बनता है दोनों साइड में तो उसको हम अच्छे से बाइंड कर सकें, ठीक है। या अगर टॉप जाली भी लगाते हैं तो उसको भी हम अच्छे से उसको बाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो एक छोटा सा एग्जांपल हम करते हैं। डिजाइन ए स्क्वायर फुटिंग टू कैरी ए कॉलम लोड ऑफ 1100 किलोन्यूटन फ्रॉम ए 400 mm स्क्वायर कॉलम। द बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ ए सॉइल इज 100 kilonewton per meter square. यूज M20 कंक्रीट एंड Fe415 स्टील। तो यहाँ पे कंसिडरेशन दिया है, अगर मान लो नहीं दिया है तो हमें वो लेना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर M20 नहीं दिया है तो हमें कंसिडर कर लेते हैं, करना पड़ेगा, हाँ हमें ये यूज़ करना है। तो ध्यान देंगे इसमें आपको सबसे पहले जो भी क्वेश्चन आते हैं तो उसमें आपको गिवन क्वांटिटी लिखना सबसे इंपॉर्टेंट है। तो यू मस्ट राइट डाउन द गिवन क्वांटिटी। तो सबसे पहला स्टेप जो है हम जो है सेल्फ वेट जो है फुटिंग का वो ऐड करते हैं, जो भी आपका लोड दिया है उसमें सेल्फ वेट को ऐड करते हैं। वहाँ पे आपका वो टोटल लोड आता है W इक्वल टू P प्लस 1.0.1 P, तो वो 1.1 P हो जाता है, तो दैट इज योर 1210 किलोन्यूटन, ठीक है। यहाँ पे आपका आ गया इंक्लूडिंग सेल्फ वेट। इसके बाद क्या है हमारा एरिया, हमने जैसे आपको बताता तो जो आपका लोड आया लोड अपॉन एरिया कर देंगे, सॉरी SBC कर देंगे तो आपको यहाँ पे एरिया मिल जा रहा है, ठीक है ना। एरिया मिल गया, फिर अगर आपका यहाँ पे दिया हुआ है स्क्वायर फुटिंग है तो हम आसानी से इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, रूट अंडर ले लेंगे, तो वहाँ पे आपका वैल्यू आ गया। जब 3.478 है तो हम क्या करेंगे उसको 3.5 मीटर इंटू 3.5 मीटर हम लेंगे, ठीक है ना। 3.5 इंटू 3.5 मीटर स्क्वायर फुटिंग ले लेंगे, और जो टोटल एरिया है फर्दर जब हमने उसको मॉडिफाई करके लिया तो वो 12.25 मीटर स्क्वायर आता है, ठीक है। आसानी से इसको कैलकुलेट कर लेंगे। फर्दर जो है हमें फिर क्या है बेंडिंग मोमेंट देखना है कितना हो रहा है। तो बेंडिंग मोमेंट के लिए थ्रू आउट दी फुटिंग में हम देखेंगे कि प्रेशर कितना आ रहा है। तो प्रेशर के लिए यहाँ पे हमें क्या करना है अल्टीमेट लोड लेना है,
है ना। तो PU लेंगे दैट इज 1.5 टाइम्स। यहाँ पर क्या है, हमें बेंडिंग मोमेंट डिजाइन करना है स्टील के लिए, तो हम क्या करेंगे, सेफ्टी लेंगे तो उसको 1.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1.5 इंटू 1210 डिवाइड बाई 12.25, जो आपने फुटिंग का डायमेंशन दिया है। तो यहाँ से जो है आपका बेंडिंग मोमेंट निकल गया 148.16 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये जो आपका प्रेशर है, अपलिफ्ट प्रेशर, वो थ्रू आउट दी फाउंडेशन में वो काम करेगा। आप फिगर में देख सकते हैं, ये जो आपका ऑरेंज वाला फिगर है, ये एक्स एक्सिस जो है आपका क्रिटिकल सेक्शन फॉर बेंडिंग दिखा रहा है, ठीक है ना। क्रिटिकल सेक्शन कॉलम फेस से लेकर के एंड तक जो है वो आपका बेंडिंग मोमेंट का क्रिटिकल सेक्शन होता है। तो हमने आपको बताया था मोमेंट कैलकुलेट करने के लिए, तो मोमेंट के लिए आपका अपलिफ्ट प्रेशर निकल गया है P 148.16, और B जो है डायमेंशन दिया है। यहाँ पे तो क्या है आपका स्क्वायर फुटिंग है, तो दोनों एल बी सेम रहेंगे, और फिर L माइनस डी का होल स्क्वायर बाई 2 कर देंगे इंटू हाफ, ठीक है। जैसा हमने आपको बताया था W यहाँ पे निकालना है, तो W इंटू L बाई 2, ठीक है ना, क्योंकि सेंट्रोइड से मल्टीप्लाई करते हैं तो L बाई 2 होता है। तो यहाँ से आपका जो है आपका मोमेंट निकल गया है, ठीक है। तो थ्रू आउट आपका मोमेंट यहाँ पे निकल गया इतना किलोमीटर मीटर। अब हमें क्या है कि इफेक्टिव डेप्थ कैलकुलेट करना है और स्टील प्रोवाइड करना है। तो यहाँ पे देखेंगे, हम लोग जानते हैं फॉर Fe415 MU जो है, MU क्या होता है 0.138 FC के BD स्क्वायर। तो यहाँ से हम क्या है डी रिक्वायर्ड निकाल लेंगे। तो यहाँ पे आ रहा है 253.93 मिलीमीटर। तो अब क्या करते हैं हम, जनरली हमने आपको बताया था कि 1.75 से 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करके लेते हैं वैल्यूज। तो यहाँ पे जैसे हमने क्या किया है कि इसको 1.75 टाइम्स से मल्टीप्लाई किया, तो जो भी वैल्यूज है हमने इफेक्टिव डेप्थ 500 लिए हैं। तो उसमें अगर हम कवर को ऐड कर देंगे तो आपका जो है ओवरऑल डेप्थ 550 mm आएगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमारा जो लेंथ ब्रेथ है वो मिल गया है, मतलब यहाँ पे स्क्वायर फुटिंग तो आपको साइड मिल गया फिर भी, और यहाँ पे आपको डेप्थ भी मिल गया। नाउ फर्दर हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ टेंशन रिइंफोर्समेंट निकालेंगे। तो एरिया ऑफ टेंशन के लिए क्या है, MU इक्वल टू 0.87 FY ASTD, ये हमें पता है, ठीक है ना। तो हमें हमारे कोड में दिया रहता है, ये फॉर्मूला दिया है, तो हम यहाँ से आसानी से मोमेंट आपको दिया है तो यहाँ से AST निकालेंगे। AST आपको यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम आसानी से साइंटिफिक कैलकुलेटर से सॉल्व करके कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ से आपका जो है इतना एरिया आ रहा है। अब हमारे क्या है वो पूरा 3.5 मीटर के लिए दिया है, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 1 मीटर के लिए डिजाइन करेंगे। तो 1 मीटर के लिए हम देखेंगे तो ये आपका इतना मिलीमीटर स्क्वायर आता है एरिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम उसको रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करना है और स्पेसिंग देखना है कि स्पेसिंग कितना होगा। तो यहाँ पे हम क्या है 12 mm डाया रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो वहाँ पे जो 12 mm डाया है उसका एरिया आता है 113.09 मिलीमीटर स्क्वायर। अब स्पेसिंग प्रोवाइड करना है, जो आपका स्पेसिंग होता है दैट इज 1000 AST अपॉन AST, ठीक है। तो ये आपका 109.81 मिलीमीटर आता है स्पेसिंग। फिर प्रोवाइडिंग 12 mm डाया बार्स, तो आपका ये 109.81 है, तो हमें इससे ज़्यादा तो नहीं दे सकते, नहीं तो क्या वो आपका वो सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो हम थोड़ा सा कम देंगे ताकि जो है जो आपके जो फीचर्स वगैरह जो साइड में काम करते हैं वो आसानी से उसको डिजाइन आसानी से वो बेंड कर पाए और कटिंग बेंडिंग कर पाए और उसको आसानी से फिक्स कर पाए फुटिंग को। तो हम यहाँ पे वी विल बी प्रोवाइडिंग 12 mm dia bars at 100 mm center to center. Now we have to satisfy the criteria for the one way shear and two way shear. So you can see here the critical section is taken at a distance d, जैसा आपने हमको बताया ही था कि d डिस्टेंस में लेते हैं। तो ये वाई जो सेक्शन है ये आपका क्रिटिकल सेक्शन है वन वे शेयर के लिए। हम क्या करेंगे, इसका हम क्या करेंगे शेयर फोर्स कैलकुलेट करेंगे। शेयर फोर्स के लिए ये आपका अपलिफ्ट प्रेशर दिया हुआ है, उसमें अगर हम एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वी विल गेट दी। तो यहाँ पे हम क्या है डी का वैल्यू 1 ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हम 1 मीटर के लिए ही डिजाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो नॉमिनल शेयर फोर्स स्ट्रेस तो अभी इक्वल टू बी ओपन बी डी, यहाँ पर भी देखिए 1 ही मीटर आएगा और डी जो है आपका इफेक्टिव डेप्थ आएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारा नॉमिनल शेयर निकल गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, कोड में देखेंगे कि टाउसी का वैल्यू कितना आता है। तो यहाँ पे हमने पीटी निकाला, पीटी जो है आपका 0.2 आ रहा है 100 AST अपॉन बी डी, जो कि आपको देखिए यहाँ पे टेबल में दिया हुआ है 100 AST अपॉन बी डी। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इन दोनों के वो बीच में लाई करता है 0.15 और 0.2 है, तो दोनों को हम क्या करेंगे, हमें इंटरपोलेट करना पड़ेगा। इंटरपोलेट करना है तो हम क्या करेंगे, लोअर वैल्यू जो है आपका 0.15 का उसको लिखेंगे, फिर उसमें जो आपका इंक्रीमेंट आ रहा है 0.36 माइनस 0.28 और कितने में के लिए आ रहा है पीटी 0.25 इंटू 0.1, और जितना पीटी में डिफरेंस है उसको हम यहाँ मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे हमें टाउसी कितना आ रहा है 0.32 न्यूटन। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं
कि जो आपका टाउ भी है दैट इज लेस देन टाउ 6, यहाँ पे हमारा कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। फर्दर हम अगर बात करें टू वे डिजाइन शेयर के लिए, टू वे शेयर डिजाइन के लिए, तो उसके लिए भी आपका क्रिटिकल सेक्शन में बता दिया था, डी बाई टू डिस्टेंस में रहता है दोनों तरफ से, तो वहाँ पे भी हम बी यू निकाल लेंगे। बी यू के लिए ठीक है ना, बी यू हमने कैलकुलेट किया पी इंटू ए माइनस 0.4 प्लस 0.5, ठीक है, यहाँ से हमारा ये वी यू आ गया। हमने बताया था आपको कि जो इसमें बी नोट होता है वो पेरीमीटर होता है, तो पेरीमीटर 4 इंटू डी प्लस डी, क्योंकि चारों साइड यहाँ इसके जो है क्या इक्वल है, क्योंकि ये भी फुटिंग था, ठीक है, ये भी, तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि ये आसानी से आप कैलकुलेट कर लिए यहाँ पे ये डायमेंशन। अगर मान लीजिए स्क्वायर नहीं रहेगा तो हम आसानी से उसको 2 इंटू एल प्लस बी कर देंगे, कैलकुलेट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपका बी नोट निकल गया, बी नोट निकलने से आप कैलकुलेट करते तो आपका टाउ भी इतना आ गया। मैंने बताया मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस जो है अगर 0.25 एफ इसमें हम पुट किए तो 1. तो हमने क्लियरली देख पा रहे हैं कि जो टाउ भी है दैट इज लेस देन टाउ 6, तो यहाँ पे आपका जो है टू वे शेयर भी सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब वहाँ पे सेफ्टी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो हमने आपको बताया था डेवलपमेंट जो प्रोवाइड करते हैं तो वो कितना होता है 37.6 mm डाया जो भी देते हैं उसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब जो है यहाँ पे हमने 40 लिया है, 40 लेंथ लिया है, 40 mm इंटू डाया लेते हैं, तो 40 इंटू 12 करें तो हमें 480 mm है। तो अवेलेबल जो एल डी है डेवलपमेंट लेंथ जो है वो हम कितना प्रोवाइड करेंगे 3500 माइनस 400 डिवाइड बाई 2, यहाँ से आपको मिल जाता है अब फिर इफेक्टिव जो आपका डेवलपमेंट लेंथ है वो कितना आ रहा है 1550 mm, ठीक है। तो यहाँ पे आपका डिज़ाइन कंप्लीट हो जाता है। तो अब हम फिगर में देखेंगे, फिगर में ये जैसे कॉलम है ये आपका एल डी डेवलपमेंट लेंथ है, हमने ये प्रोवाइड किया, ठीक है, और ये जो रिइंफोर्समेंट दिया दोनों साइड में 12 mm का ही दिया है एट 100 सेंटीमीटर टू सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं है। आप देख सकते हैं रेड और ब्लू हो जाए। तो ये जो फिगर है आप एग्ज़ाम्स में ज़रूर बनाइएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि लास्ट में आप क्या वो फिनिशिंग टच दे पा रहे हो नहीं दे पा रहे हो, कैलकुलेशन में बीच में अगर आपका थोड़ा छूट जाएगा तो मार्क्स 1 नंबर 2 नंबर कटेंगे, लेकिन अगर आप फिगर नहीं कर बना पा रहे हो तो 2-3 नंबर से ज़्यादा भी कट सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो है डिज़ाइन कंप्लीट हो गया। तो ज़रूर आप फिगर को अच्छे से समझिए, रिइंफोर्समेंट वगैरह अच्छे से प्रोवाइड कीजिएगा, अच्छे से ड्रॉ कीजिएगा, ताकि जो भी एग्जामिनर हो वो आसानी से समझ पाए, ठीक है। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर हियरिंग मी, ठीक है। आप लोग अच्छे से इसको पढ़िए, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में इसको छोड़ दीजिएगा, तो हम क्या है कि फर्दर आपको जो भी डाउट्स होंगे वो क्लियर कर देंगे, ठीक है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।